हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं गाइस हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे चैप्टर का नाम है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, तो अभी यहाँ से आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोस्ट मतलब क्या होता है। पोस्ट मतलब होता है बाद में। ओके, मतलब बाद में वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद में किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। समझ में आ गया आप लोग को? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया गया है। लेट्स रिकॉल इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक टिल नाउ वी हैव स्टडीड सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो अब तक जो हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे, देखिए गाइज आप लोग 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, तो आपका अभी सिविक्स जो पार्ट है वो बन गया है पॉलिटिकल साइंस। ओके, और अब तक जो हम सिविक्स पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे उसमें? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, ये सब के बारे में हम सब लोग पढ़ रहे थे सिविक्स में, राइट? ये बात आपको पता होगी। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था सिविक्स में? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, अपना पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है इंडिया का उसके बारे में पढ़ा था, और गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी हमने पढ़ लिया था सिविक्स में। ओके, इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड। क्या बताया गया है इस चैप्टर में? इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया का रिलेशन कैसा था पूरे वर्ल्ड के साथ। ओके, इंडिया एक नेशन है, तो अदर नेशन जो वर्ल्ड में है उनके साथ इंडिया का रिलेशन कैसा था हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। आप लोग ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लिया होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि हमारा एक और सब्जेक्ट है जो कि है ज्योग्राफी, तो उसका स्टडी करेंगे तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पूरा पता चल जाता है। यू मस्ट हैव बिकम फेमिलियर विद द ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो आप लोग को पता ही होंगे, लोअर स्टैंडर्ड से हम लोग हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो फेमिलियर मतलब क्लोज, हम लोग क्लोज है विद द ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट्स। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, और हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब जो पहले हिस्ट्री में हुए हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, मतलब हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, ये हम लोग उससे फेमिलियर है, राइट? मतलब हम लोग उसके क्लोज है, हम लोग हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होगा ऑब्वियसली थ्रू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, राइट? हम लोग हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली ग्लोबल हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता होगा ही। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। नाउ थ्रू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अभी क्या बताया गया है? हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टडी से वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड एंड सम मेजर ग्लोबल इश्यूज। तो अभी पॉलिटिकल साइंस की मदद से हम लोग वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज रिलेशन विद द वर्ल्ड, हम लोग इंडिया का जो रिलेशन है वर्ल्ड के साथ वो पढ़ने वाले हैं, किस तरह से इंडिया अपना रिलेशन मेंटेन करके रखता है ये पढ़ने वाले हैं। एंड सम मेजर ग्लोबल इश्यूज, और सम मेजर ग्लोबल इश्यूज मतलब वर्ल्ड वाइड इश्यूज, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, तो कैसे कैसे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया आपको गाइस? तो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट की ओर, क्या बताया गया है देख लेते हैं। We are dependent on different person, institutes and organization in the society for different reason and for the different फैसिलिटीज। क्या बताया गया है? हम लोग हमारी सोसाइटी में डिफरेंट पर्संस के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर। अभी आपको पता है हम लोग छोटे मोटे काम के लिए पर्संस के लिए इंस्टीट्यूट के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट, जैसे कि हम लोग हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हम लोग छोटे हैं, राइट? तो हम लोग हमारा काम जो है, मतलब हमारा जो फूड बेसिक नेसेसिटीज है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह, ये सब हम लोग खुद खरीद सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारे पेरेंट्स के ऊपर, मतलब वो पर्संस में आ गए। इंस्टीट्यूट मतलब आप लोग स्टडी करने जाते हो, स्कूल, क्लासेस वगैरह, राइट? तो वहां पे आप लोग अपनी नॉलेज के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे कि कुछ भी पकड़ लीजिए, जैसे कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होते हैं, या फिर आपको अपना हेल्थ चेकअप भी कराना है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, मतलब जैसे कि हॉस्पिटल्स के पास जाते हो ताकि आप लोग अपना हेल्थ चेकअप करवा सको, राइट? तो इसी तरह से आप लोग अलग अलग फैसिलिटीज के लिए, ओके, इसी तरह से आप लोग अलग अलग फैसिलिटीज के लिए हमारे सोसाइटी में जो है डिपेंडेंट हो, राइट? आपको पता चल गया? चलिए देखते हैं आगे। अवर सोशल लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल कॉपरेशन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट। क्या बताया गया है? हमारी सोशल लाइफ मतलब हम लोग लोगों में किस तरह रहते हैं, तो हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट? एंड म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब क्या होता है? मिलजुल कर। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी हेल्दी सोसाइटी हो, मतलब हमारी सोसाइटी में किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह ना हो, मतभेद ना हो, तो इसीलिए हमें म्यूचुअल कॉपरेशन होना जरूरी है। म्यूचुअल कॉपरेशन मतलब क्या होता है?
मिलजुल कर रहना, ओके। और इसका हमारी सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अगर हम लोग चाहते हैं हमारी सोसाइटी हेल्दी रहे तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेशन। समझ में आ गया गाइस आपको? बढ़ते हैं आगे। जस्ट एज इट इज ट्रू अबाउट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इट अप्लाइज टू डिफरेंट नेशन एज वेल। क्या बताया गया, जिस तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी के ऊपर हम लोग ने एग्जांपल पढ़ा, जैसे कि वी आर डिपेंडेंट ऑन सम पर्संस, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, राइट। तो इसी तरह से ये सेम कॉन्सेप्ट किसके ऊपर, नेशन के ऊपर भी लागू होता है। जैसे कि नेशंस भी जो है वो एक अलग नेशंस के ऊपर, मतलब जो नेबरिंग नेशंस है उनके ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं, ओके। आगे देख लेते हैं। देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट नेशन इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया। देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हमारे देश का ही, बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस है वर्ल्ड में। एग्जाम्पल लाइक दिया गया किसके जैसा, इंडिया के जैसे। सम एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन गोज ऑन बिटवीन देम कॉन्स्टेंटली। क्या बताया गया है, कुछ एक्सचेंज या फिर कुछ इंटरेक्शन जो है होता रहता है। जैसे कि हम लोग फॉरेन गुड्स जो है हमारी कंट्री में मंगाते हैं, हमारे कंट्री के गुड्स जो है फॉरेन में भेजते हैं, तो ये एक्सचेंज और इंटरेक्शन होता ही रहता है। These independent state also enter into treaties with each other। ऐसे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, नेशंस है, वो एक दूसरे के साथ ट्रीटीज में हो जाते हैं। ट्रीटीज मतलब एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, डील साइन करते हैं विद ईच अदर। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दे दूं तो हम लोग अगर सपोज कोई चीज इंपोर्ट करवाए, जैसे कि कपड़े का ही ले लेते हैं, अगर हम लोग जीन्स जो है वो अगर अमेरिका से इंपोर्ट करवा रहे हैं हमारी कंट्री में, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ओके। कितने साल का, मतलब ये साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उतना रहेगा, हम लोग ऑर्डर्स देंगे और उतना जो माल है वो अमेरिका से यहाँ पे क्या होगा, इंपोर्ट होगा। समझ में आ गया गाइस आपको? तो ऐसे तरह के जो है ट्रीटीज मतलब एग्रीमेंट्स, डील्स वगैरह जो है साइन होते हैं। अ सिस्टम ऑफ ऑल दीज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स कम अप। सॉवरेन स्टेट्स मतलब क्या होता है, सॉवरेन स्टेट्स मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब ऐसे स्टेट्स जो सॉवरेन है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए गाइस ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या बताया गया देख लेते हैं गाइस। दिस इंडिपेंडेंट स्टेट्स आल्सो एंटर इनटू ट्रीटीज विद ईच अदर। ट्रीटीज मतलब होता है गाइस एग्रीमेंट, मतलब जैसे कि आपको बता देता हूं, इंडिया अगर किसी अदर नेबरिंग स्टेट्स के साथ अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, मतलब ये मतलब फंक्शन चल रहा है, तो एग्रीमेंट साइन होता है इन लोग के बीच में, ओके। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट, क्या बताया गया है, सिस्टम ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट्स। सोवेरियन स्टेट्स, सोवेरियन स्टेट्स मतलब क्या होता है, सोवेरियन स्टेट्स मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब ऐसे स्टेट जो खुद ही पे डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूं, इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले जो भी डिसीजन मेकिंग होता था वो किसके ऊपर होता था, वो ब्रिटिश के ऊपर, मतलब हम लोग ब्रिटिश के अंडर थे हम लोग, राइट। तो हम लोग को ब्रिटिश का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता था, राइट। लेकिन जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया तो इंडिया जो है सॉवरेन स्टेट्स बन गया। मतलब सॉवरेन स्टेट्स मतलब इसके अंदर के इंडिया के जो स्टेट्स है वो सॉवरेन स्टेट्स बन गया, मतलब डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट हो गए क्या, नहीं हो गए, डिपेंडेंट नहीं रहते हुए वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए डिसीजन मेकिंग में, ओके। कम्स अप वी कॉल इट इंटरनेशनल सिस्टम, और इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है। ताकि आपको ये चीज पता ही होगी, जैसे कि एक कंट्री में कोई प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे कंट्री में उस चीज के प्रोडक्शन की जरूरत है, तो वहां पे होता नहीं रहेगा, तो फिर यहां से वहां क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ये सब क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है, वहां से यहां इंपोर्ट करना और यहां से वहां एक्सपोर्ट करना। समझ में आ गया आपको गाइस? लेट अस गेट टू नो सम फीचर्स ऑफ दिस इंटरनेशनल सिस्टम। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं इंटरनेशनल सिस्टम के, वो देख लेते हैं, ओके गाइस। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट वन जो है वो है इंटरडिपेंडेंस। अब मैं आपको बता रहा हूं इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या। ऑल दिस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। क्या बताया गया है, इस वर्ल्ड में जितने कंट्रीज है, ऑल दिस कंट्रीज, सब जो कंट्रीज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कोई ना कोई रीजन की वजह से, ओके। मतलब कुछ ना कुछ किसी कंट्री को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है। हाउएवर बिग prosperous or developed a nation may be, it can never be self sufficient about all its need। क्या बताया गया है, however कोई भी बड़ा या prosperous मतलब होता है पावरफुल या फिर डेवलप्ड नेशन है, तो वो भी जो है कभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा, उसकी भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी नीड्स होगी ही, राइट। उनको भी कभी ना कभी क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना ही पड़ेगा अदर कंट्रीज से, ओके। आगे देख लेते हैं। इवन बिग नेशंस हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशंस। क्या बताया गया, अगर बड़े बड़े देश भी हैं तो उनको भी कोई भी अदर जो बिग नेशंस होते हैं या स्मॉल नेशंस होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है, ओके। कुछ ना कुछ चीजों की वजह से डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। दस इंटरडिपेंडेंस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। इससे हमें पता क्या चलता है कि इंटरडिपेंडेंस जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब वो होगा ही इंटरडिपेंडेंस, राइट। हम लोग कुछ भी कर ले तो उसे रोक नहीं सकते हैं, हम लोग इंटरडिपेंडेंट है इस वर्ल्ड में, ओके। आगे देख लेते हैं।
ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। और ये जो है इंपॉर्टेंट फीचर किसका है? इंटरनेशनल सिस्टम का। ओके, दैट इज टुडेज ग्लोबल सिस्टम। क्या बताया गया है? आज का जो ग्लोबल सिस्टम है वो उसके अंदर क्या है? इंपॉर्टेंट फीचर है। ओके, समझ में आ गया गाइज आपको? चलिए बढ़ते हैं, क्या बताया गया है? आई वंडर, मैं सोचता हूं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए गाइज, उनके आंसर्स देख लेते हैं। What is the difference between the interdependence between individual and that between nations? क्या पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है अगर पर्सन के बेसिस पे ले ले और नेशंस के बेसिस पे ले ले। जैसे कि अगर कोई पर्सन है तो वो इंडिविजुअली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ अगर कोई नेशन है तो वो इंडिविजुअली जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो इन दोनों का इंटर रिलेशन क्या है, किस तरह से हम लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं? सेम कह सकते हैं। तो देख लेते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूं। पीपल जो रहते हैं वो डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे के ऊपर सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, जैसे बेसिक नेसेसिटीज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर वगैरह जो है इन सब के लिए। लेकिन कंट्रीज जो है वो क्या होते हैं? वो डिपेंडेंट रहते हैं ताकि वो हमारा, जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूं, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर अगर कोई चीज जैसे कि स्पाइसेस, मसाले जो रहते हैं वो जो है अदर कंट्रीज में क्या होते हैं? भेजे जाते हैं, राइट। और इंडिया को जो चाहिए वो अदर कंट्रीज से हमारे कंट्री में मंगवाए जाते हैं, राइट। तो हम जो है चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं? एक्सचेंज और क्या बोलते हैं? बिजनेस पर्पस के लिए। जैसे कि एक्सचेंज किया, अगर मुझे कोई गुड्स चाहिए तो मैंने वो गुड्स जो है, मतलब मेरा जो गुड्स है अगर वो कंट्री को चाहिए तो वो दे दिया, और उनके कंट्री से मुझे जो गुड्स चाहिए वो मैंने ले लिया, राइट। ये एक्सचेंज होता रहता है समथिंग, राइट। समझ में आ गया गाइस आपको? तो ये इसी तरह से बस एक चीज है, ह्यूमंस का अगर बात कर ले, पर्सनली बात कर ले तो नीड्स जो है वो डिपेंडेंट जो है वो छोटा रहता है। नेशन का बात कर ले तो नीड्स जो है डिपेंडेंट जो है वो बड़ा रहता है, वर्ल्ड वाइड है, इसीलिए। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देखते हैं। इज देयर सच अ डिवीजन लाइक रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज? क्या पूछा गया है? रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज का डिवीजन होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक इंडिविजुअली के थॉट के ऊपर से डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी आपको बता दूं, रिच कंट्री मतलब हो गए डेवलप कंट्रीज पूरी तरह से, ओके। तो उनके एग्जांपल्स है रशिया, अमेरिका एक्सेट्रा। और पुअर कंट्रीज की बात करें तो हम लोग पाकिस्तान, युगांडा, ये सब क्या है? अंडर डेवलप कंट्रीज है जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, ओके। तो जो डेवलप कंट्रीज है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं रिच कंट्रीज में, और पुअर कंट्रीज जो अभी तक डेवलप हो रहे हैं उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देख लेते हैं। Just as a country is governed by a constitution, is there some kind of a constitution at a global level? क्वेश्चन क्या पूछा देखिए गाइस, बताया गया है कि एक कंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलता है, मतलब किसके? संविधान के बेसिस पे चलता है। तो इसी तरह से पूरे जो वर्ल्ड में कंट्रीज है इनके लिए भी कोई संविधान है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, नो, कोई संविधान नहीं है। बट क्या चीज है? कुछ रूल्स है जो रूल्स फॉलो करके चलने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस जो रहते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन। वो क्या करता है? ट्राई करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है यूएनओ, ओके। वो क्या ट्राई करता है कि हर एक कंट्रीज में क्या हो सके? पीस रह सके, मेंटेन हो सके पीस, ओके। कभी कोई कंट्रीज में, दो कंट्रीज में अगर कोई जैसे कि ये हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, तो उनको बातचीत करके सुलह कर सके, ओके। समझ में आ गया गाइस आपको? तो इसका आंसर आपको मैंने बता दिया। आगे देख लेते हैं। हु एंजॉयज द सुप्रीम पोजीशन इन एन इंटरनेशनल सिस्टम? कौन है जो सुप्रीम पोजीशन एंजॉय करता है, मतलब किसके हाथ में पावर रहता है अगर इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, प्रेसिडेंट जो रहता है यूएनओ का, ओके। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेसिडेंट रहता है वो एंजॉय करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट्स रहते हैं जस्टिस के, उसका जो चीफ रहता है वो एंजॉय करता है, राइट। देखिए, एंजॉय मतलब अपनी मन मर्जी नहीं चला देता है पूरी तरह से, लेकिन उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? किसी को भी अगर जो रॉन्ग है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो गलत है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, राइट। समझ में आपको आ गया आपको गाइस? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे क्या दिखाया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्रू फॉरेन पॉलिसी। अब देखिए, फॉरेन पॉलिसी मतलब जो है एक कंट्री जो है पॉलिसी क्रिएट करता है, पॉलिसी बनाता है फॉरेनर्स के लिए, ओके, फॉरेन गुड्स एंड कमोडिटीज के लिए। तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बनते हैं फॉरेन पॉलिसी से, ये अभी हम लोग पढ़ते हैं। एवरी नेशन हैज पॉलिसीज अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग्स, राइट। हर एक नेशन जो है उनके हर एक नेशन के पॉलिसीज रहते हैं अबाउट द इंटरनल डीलिंग्स, मतलब अगर कोई कंट्री के अंदर का अगर कोई काम काज चल रहा है या फिर कोई प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से काम होगा, तो उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती है अलग अलग, ओके। मतलब नेशन जो है, हर एक नेशन जो है बना के रखता है अपने अंदर के जो भी काम काज है उनके लिए। एज ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन विद अदर नेशंस। अभी देखिए, ये सेम थिंग है अगर वो मेंटेन करना चाहता है रिलेशन विद अदर नेशंस, मतलब अगर एक कोई कंट्री है, जैसे कि इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इंडिया अगर चाहता है कि वो अदर नेशंस के साथ क्या कर सके,
रिलेशन बिल्डअप कर सके, तो उसके लिए भी वो पॉलिसीज बनाएगा। ओके, सच पॉलिसी इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी। तो ऐसे ही पॉलिसी को क्या बोला जाता है? फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और अभी हम लोग इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में जो है डिटेल में पढ़ लेंगे पूरी तरह से। ओके, तो ये जो चीज है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। लेट्स डू दिस, क्या बताया गया है देख लेते हैं गाइस। कलेक्ट न्यूज़पेपर फॉर अ मंथ एंड टेक कटिंग्स ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज। क्या बताया गया है? हम लोग को न्यूज़पेपर इकट्ठा करने हैं पूरे मंथ भर के लिए। ओके, और उसमें से न्यूज कट डाउन करना है। किस बारे में? जो न्यूज फॉरेन कंट्रीज के रिलेटेड होगा वो न्यूज जो है वो पेपर कटिंग्स जो है कट कर देने हैं। क्लासिफाई द न्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। फिर वो न्यूज जो हम लोग ने महीना भर इकट्ठे किए रहेंगे उनको क्लासिफाई करना है, मतलब बांट देना है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है उस हिसाब से। एंड पुट अप एन एग्जीबिशन, और आप अपने फ्रेंड्स के लिए एग्जीबिशन मतलब बता सकते हो अपने दोस्तों को कि मैंने ये चीज की है। ओके, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है देख लेते हैं। द विजिट टू अवर कंट्री ऑफ पर्सन होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन इन अदर नेशन। क्या बताया गया है? कोई एक पर्सन है जिसका इंपॉर्टेंट पोजीशन मतलब वो दूसरे नेशन में क्या है, नामसेन आदमी है, मतलब उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा है और वो इंडिया विजिट करने आया हो किसी ना किसी काम के लिए या फिर मिलने के लिए ही। ओके, तो इसका भी न्यूज जो है न्यूज़पेपर में होगा, तो उस तरह से भी हमें क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट दिया गया है ट्रीटीज साइंड बिटवीन अवर कंट्री एंड अदर कंट्रीज। अभी देखिए कोई भी ट्रीटी साइन होता है तो ये भी एक न्यूज है, तो ये भी न्यूज़पेपर में आता है। तो ये ट्रीटीज जो साइन किया रहेगा उनका भी जो हम लोग ने न्यूज़पेपर कटिंग किया रहेगा उनको एक अलग क्राइटेरिया में डिवाइड करना है। आगे देख लेते हैं। एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंट इन अवर कंट्री। कन्वेंट्स मतलब क्या होता है? कन्वेंट मतलब होता है गैदर्ड। ओके, मतलब हमारी कंट्री में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ रहेगा सपोज, तो उसका भी इंफॉर्मेशन जो है हमें इकट्ठा करके डिफरेंशिएट करना है। इवेंट्स दैट रिस्पेक्ट टू अवर नेबरिंग कंट्रीज। क्या बताया गया है? ऐसे इवेंट्स जो इंडिया में हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर नेबरिंग कंट्रीज, मतलब हमारी नेबरिंग कंट्रीज से जो रिलेटेड है। ओके, तो ऐसे इवेंट जो है उनको भी हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है। समझ में आ गया गाइस आपको? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 58। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए गाइज यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है बैकग्राउंड, वो पढ़ लेते हैं। मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब स्टार्ट हुआ था उसके पहले इंडिया का बैकग्राउंड, इंडिया का सिस्टम कैसा था देख लेते हैं। द वर्ल्ड इन विच वी लिव टुडे हैज बीन शेप थ्रू मैनी इवेंट्स एंड डेवलपमेंट। जिस वर्ल्ड में हम लोग आज रहते हैं, जो भी डेवलपमेंट हम लोग आज देख रहे हैं वो शेप किया गया है, अपने आप नहीं हुआ है गाइज, उसको बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे इवेंट्स और डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसी वजह से ये जो हम लोग आज वर्ल्ड में रह रहे हैं वो इतना डेवलप्ड है। हेंस वी नीड टू गो बैक टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टूडेज वर्ल्ड। अगर हम लोग आज के वर्ल्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें गो बैक मतलब पीछे जाना पड़ेगा फिर से हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री का स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को आज के वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, जो भी डेवलपमेंट हुआ उसके रिलेटेड। वी नो दैट 2 वर्ल्ड वॉर वेर फॉट इन द लास्ट सेंचुरी। क्या बताया गया है? हमें ये चीज पता है कि लास्ट सेंचुरी में, अभी जो सेंचुरी चल रहा है वो 21st सेंचुरी है, तो लास्ट सेंचुरी मतलब 20th सेंचुरी में हम लोग को ये पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे गाइस, आपको ये पता रहेगा राइट। दीज वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड इन द सेंचुरी। क्या बताया गया है? उस सेंचुरी में मतलब 20th सेंचुरी में ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वर्ल्ड के माने गए थे, क्योंकि अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में ये चीज का जो है नाम आएगा ही कि 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर्ल्ड में जो हुए थे वो थे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। ओके, और जो हुए थे 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। द वर्ल्ड कंप्लीटली चेंज बिकॉज ऑफ देम। और जो वर्ल्ड था वो पूरा कंप्लीटली चेंज हो चुका था, किस वजह से? ये वॉर्स जो हुए थे इनकी वजह से। न्यू करंट्स ऑफ थॉट इमर्ज। करंट्स मतलब नए नए थॉट्स। ओके, तो करंट्स मतलब होता है न्यू करंट्स ऑफ थॉट्स, मतलब नए नए थॉट्स, क्राइटेरिया थॉट्स का वो इमर्ज हुआ था। इमर्ज मतलब होता है गाइस केम आउट, मतलब लोगों का जो है थिंकिंग चेंज हुआ था। ओके, आगे देख लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एल्स हैपेंड ड्यू टू दिस वर्ल्ड वॉर। और आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या इस वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या क्या हुआ था। ओके, तो हम लोग थोड़ा वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड पढ़ लेते हैं गाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन जो है हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में क्या दिया गया है देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1914 एंड 1918। क्या बताया गया है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था गाइस, आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज। 1914 को स्टार्ट हुआ था और 1918 को खत्म हुआ था। ओके, मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप टुक प्ले पार्ट इन इट। बहुत सारे कंट्रीज यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इसमें पार्ट लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ओके, यूरोप हैज अ वेरी सेंट्रल प्लेस इन द इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम एट द टाइम। क्या बताया गया है? यूरोप जो है उसका बहुत ही ज्यादा सेंट्रल प्लेस था। सेंट्रल प्लेस मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस था। ओके, कहां पे इंपॉर्टेंट प्लेस था? इंटरनेशनल और ग्लोबल सिस्टम में। ओके, आपको समझ में आ गया? मैं आपको बता दूंगा बाद में क्यों इंपॉर्टेंट स्पेस जो था वो प्लेस क्यों था इंपॉर्टेंट प्लेस, तो मैं आपको बता दूंगा।
थोड़ा आप आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देता हूं आगे क्या दिया गया है। द वॉर कॉज अ ट्रिमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो वॉर हुआ था वो वॉर की वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। किस चीज का? लाइफ का और प्रॉपर्टी का। लाइफ का मतलब बहुत सारे सोल्जर्स जो थे अपने कंट्री के पकड़ लीजिए, दूसरे कंट्रीज के पकड़ लीजिए, वो मारे गए थे। प्रॉपर्टी मतलब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, डैम्स वगैरह, जो भी सोसाइटी में जो चीजें बनी गई है लोगों के यूज के लिए, वो सब चीजों का भी डिस्ट्रॉय हुआ था। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। द कंट्रीज विच ज्वाइन द वॉर सफर ट्रिमेंडियस इकोनॉमिक लॉसेस। जो कंट्रीज जिन्होंने ज्वाइन किया था वॉर में, ओके, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर में, उनको भी बहुत ज्यादा ट्रिमेंडियस मतलब एक्सट्रीम लेवल पे इकोनॉमिक लॉसेस हुआ था। मतलब वो बहुत ही ज्यादा पीछे बैकवर्ड चले गए थे वो कंट्रीज, ओके, इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो गए थे। इवन द कंट्रीज विच डिड नॉट ज्वाइन द वॉर वेर इंपैक्टेड। क्या बताया गया है? ऐसे कंट्रीज जिन्होंने वॉर में पार्ट भी नहीं लिया था उनको भी इंपैक्ट हुआ था, मतलब उनको भी सफर करना पड़ा था। किस चीज के? वॉर का। ओके, द इकोनॉमिक्स ऑफ द विक्टोरियस एज वेल एज द लूजिंग कंट्रीज कोलैप्स। विक्टोरियस मतलब होता है विनिंग कंट्री, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वॉर जीत गया था उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ गया, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कम हो गया था। ओके, विक्टोरियस मतलब जो विनिंग कंट्रीज थे उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, और जो लूजिंग कंट्री जो हार गए थे ऑब्वियसली उनका भी कोलैप्स हो गया था। समझ में आ गया आपको? कोलैप्स मतलब फॉल डाउन हो गया था। समझ में आ गया आपको? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे क्या दिया गया था? जिन कंट्रीज ने वॉर में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था उनको भी लॉस इस तरह से बेयर करना पड़ा था। एग्जांपल देता हूं मैं इंडिया का। गाइस, इंडिया जो है उस टाइम पे 1914 और 1918 की बात हो रही है, तो यहाँ पे इंडिया में उस समय किसका राज था? ब्रिटेन का राज था, राइट? तो ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था वॉर में। अब देखिए, ब्रिटेन को आर्मी चाहिए, फिर वेपन्स चाहिए, तो आर्मी के लिए उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को भी पार्टिसिपेट करने बोला था, और हमें उनका हुक्म इसलिए मानना पड़ा था क्योंकि उनका राज चल रहा था, हम लोग गुलाम थे, राइट? सो इसीलिए इंडिया जो था वो कंट्री, इस कंट्री ने क्या किया था? ज्वाइन नहीं किया था वॉर में, लेकिन उसको भी जो है इंपैक्ट झेलना पड़ा था। गाइस, समझ में आ गया आपको किस तरह से? आगे देख लेते हैं। कंट्रीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऐसे कंट्रीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुए थे? इन्वॉल्व हुए थे, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो फर्स्ट वन जो दिया गया है वो है एलाइड पावर। एलाइड पावर मतलब नेशन जो अलायंस करते हैं, ग्रुप करते हैं। ये जो पावर था ये लोग ग्रुप में थे, मतलब इनका वॉर हुआ था। देखिए, वॉर दो जन के बीच में होता है, तो ये अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में ये वॉर हुआ था। ओके, अलाइड पावर में कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली और अमेरिका। गाइस, मैंने आपको बता दिया इंडिया को भी सफर करना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो इंडिया पे राज कर रहा था, और ब्रिटेन ने हमारे सोल्जर्स को भी क्या बोला था? वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने बोला था। ओके, आगे देख लेते हैं। सेंट्रल पावर मतलब जो अपोज कर रहे थे, जो क्या थे? मतलब दुश्मन थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, बल्गेरिया, ये सब कंट्रीज जो है वो सेंट्रल पावर्स में है। गाइस, आपको समझ में आ गया? मतलब इन कंट्रीज, ये दो कंट्रीज अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अभी देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ, ऑल द नेशन फेल्ट दैट सच अ वॉर शुड नॉट happen again and some measures need to be taken to achieve that end। क्या बताया गया है? जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो एंड हुआ तब हर एक नेशन को समझ में, गाइस एक बार ठोकर लगती है तभी समझ में आता है, राइट? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तभी हर एक नेशन को समझ में आया कि ये जो वॉर है कभी फिर से ऐसा वॉर होना नहीं चाहिए, और कुछ मेजर्स मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस वॉर मतलब ऐसा वॉर ना हो, इसके एंड पे जा सके। ओके, ऐसा कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन। गाइस, मैंने अभी आपको बताया था, वहां पे क्वेश्चंस पढ़े थे हमने जब भी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखता है ताकि लोगों में, वर्ल्ड के जो लोग हैं, मतलब वर्ल्ड्स के बीच में, नेशंस के बीच में जो है क्या हो? पीस बनाए रहे। तो उस समय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन। ओके, क्या था नाम? लीग ऑफ नेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था, वो इस्टेब्लिश आउट ऑफ दिस थिंकिंग, मतलब झगड़े ना हो, फिर से वॉर ना हो, इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था क्या? लीग ऑफ नेशन। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देखते हैं। It become an important platform to solve international dispute and carry out negotiation। क्या बताया गया है? तो ये लीग ऑफ नेशन जो था ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन गया, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे सॉल्व कर सके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, मतलब इंटरनेशनल नेशन वाइज जो भी झगड़े हो रहे हैं उनको सॉल्व कर सके, एंड कैरी आउट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना। झगड़े हो, कोई डिस्प्यूट है तो उसको बातचीत करके, ओके, सलाह मशवरा करके क्या कर सके हम लोग? सॉल्व कर सके, झगड़े ना हो, वॉर ना हो। ओके, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज अंडरस्टूड टू
टू अवॉइड वॉर। क्या बताया गया है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया था लीग ऑफ नेशन का, वो क्या था कि वॉर जो है उसको अवॉइड किया जाए, मतलब मारामारी ना हो, वॉर ना हो, इसके अलावा जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बातचीत करके सॉल्व हो जाए। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देखते हैं, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, मेजर चेंजेस केम अबाउट इन यूरोप एंड आउटसाइड यूरोप। क्या बताया गया है, बहुत सारे चेंजेस हुए थे यूरोप में और यूरोप के बाहर, ओके, अदर कंट्रीज जो है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अब कौन से चेंजेस मैं आपको ध्यान बताता हूं, ध्यान दीजिएगा गाइस, ओके। चलिए बढ़ते हैं जो चेंजेस है उसकी तरफ। क्या बताया गया देख लेते हैं। अर्लियर एम्पायर्स इन द यूरोपियन कोलैप्स। अर्लियर एम्पायर मतलब पहले का जो भी एम्पायर था, पावर था, वो कोलैप्स हो चुका था। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद क्या हो गया, जो भी पावर था वो कोलैप्स हो गया, मतलब खत्म हो गया था, ओके। एंड न्यू नेशंस केम इनटू बीइंग, और नए नेशंस में मतलब क्या होता है, नए पावर्स, ओके। यूरोप में नए नए नेशंस, नए पावर जो है वो स्टार्टअप होना स्टार्ट हो गए थे, ओके। आगे देख लेते हैं, मैनी यूरोपियन कंट्रीज हैड देयर कॉलोनीज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। क्या बताया गया है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जो थे उनका कॉलोनीज था। कॉलोनीज मतलब उनका भी एक पार्ट था अदर कॉन्टिनेंट्स में। कॉन्टिनेंट्स कौन से दिए गए हैं, अफ्रीका, एशिया, ओके। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं तो एशियन कॉन्टिनेंट में ब्रिटेन के लोग, मतलब ब्रिटेन का कुछ पार्ट जो है यहाँ पे राज कर रहा था, राइट। तो वो कॉलोनीज मतलब ब्रिटेन के कॉलोनीज इंडिया में थे, एशियन कॉन्टिनेंट में। समझ में आ गया गाइस आपको? मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दिस कॉलोनीज। क्या बताया गया है, इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था, मतलब जैसे कि आपको पता है इंडिया का जो इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था, इंडिया पे राज चल रहा था ब्रिटेन का, ब्रिटिश लोग का, राइट। तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इस कॉलोनीज के अंदर, ओके। मतलब जो भी इंडिपेंडेंस है हमें मिलना चाहिए, हमारा कंट्री जो हमें मिलना चाहिए। These movements challenge the hegemony of the European nation. Hegemony मतलब dominance, मतलब यूरोपियन नेशंस, यूरोप जो है मैं आपको गाइस बता देता हूं, सेंट्रल पार्ट था जो पहले हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के डिस्क्रिप्शन में, राइट। सेंट्रल पार्ट मतलब यूरोप जो है वो सेंटर में था, ओके। तो सेंटर में होने की वजह से क्या हुआ था, यूरोप का डोमिनेंस बहुत जगह फैला हुआ था, ओके। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ था। और दिस मूवमेंट चैलेंज द हेगेमनी ऑफ द यूरोपियन नेशन, मतलब यूरोपियन नेशन का जो भी डोमिनेंस था, जो भी लीडरशिप चल रहा था अदर कंट्रीज के ऊपर, तो इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो इसीलिए वो लोग को चैलेंज कर रहे थे, यूरोपियन नेशंस को चैलेंज कर रहे थे, ओके। हेगेमनी मतलब होता है डोमिनेंस, लीडरशिप। आगे देख लेते हैं गाइस क्या बताया गया है। लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता ही है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या एस्टैब्लिश किया गया था, लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश किया गया था टू एस्टैब्लिश पीस। एस्टैब्लिश करने के लिए, क्या एस्टैब्लिश करने के लिए, पीस मतलब शांति, कोई भी देशों में झगड़े ना हो। बट इट डिड नॉट सक्सीड एट प्रिवेंटिंग वॉर। बट ये सक्सेस हुआ क्या, सक्सेस नहीं हुआ। फिर भी इसके बाद भी वॉर हुआ था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 था। आगे देख, ऑटोक्रेटिक रेजिम्स। रेजिम्स मतलब होता है, ऑटोक्रेटिक रेजिम्स मतलब होता है ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहां पे सुप्रीम पावर जो दिया जाता है एक ही पर्सन को दिया जाता है, ओके। मतलब जो भी डोमिनेंस है, कंट्री चलाने का जो काम है एक ही पर्सन को दिया जाता है। एग्जांपल दे देता हूं गाइस, इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। यहाँ पे लोग भी जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ऑटोक्रेटिक रेजिम्स में मतलब क्या होता है, सिंगल पर्सन जो रहता है वो रहता है क्या, वो रहता है उसके पास नेचुरल मतलब पूरा जो पावर रहता है नेशन हिलाने का, ओके। एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो आपको पता रहेगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में आपको पता है वो जो पर्सन है, वो पर्सन जो लीड करता है वहां पे, वो पर्सन जो है खुद ही पर्सन है अकेला डिसीजन मेकिंग के लिए। समझ में आ गया आपको? ऑटोक्रेटिक रेजिम्स केम अप इन जर्मनी। अब देखिए उस टाइम पे ऑटोक्रेटिक रेजिम जो है स्टार्ट हो गया था कहां पे, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में एंड अदर कंट्रीज, और अदर कंट्रीज में भी, ओके। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं, और आपको आगे देख लेते हैं, ऑल दिस डेवलपमेंट्स कल्मिनेटेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कल्मिनेटेड मतलब होता है फिनिश हुई, मतलब ये भी जो डेवलपमेंट हुआ था इन सब का जो रिजल्ट था, कल्मिनेट था, रिजल्ट था इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। गाइस आपको समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। आपको दिखा देता हूं यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स ऑन अ बैटलफील्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इंडिया के ऊपर राज चल रहा था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने भी हमारे सोल्जर्स को क्या किया था, हमारे सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने बोल दिया गया था, ओके। समझ में आ गया? उस टाइम पे जो हमारी आर्मी थी उसको बोला जाता था रॉयल आर्मी। समझ में आ गया? जो इंडियन आर्मी बोला जाता है आज, पहले के टाइम पे, उस टाइम पे जब ब्रिटेन का राज था उस टाइम पे इंडिया को बोला जाता था रॉयल आर्मी, ओके, इंडियन आर्मी को। आगे देख लेते हैं, थिंक एंड राइट क्या दिया गया है देख लेते हैं। द ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल रेजिम्स ऑफ हिटलर केम अप इन जर्मनी। आपको पता रहेगा ये चीज कि हिटलर जो थे उनका भी जो जर्मनी में जो है ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल रेजिम जो है, ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल रेजिम जो है वो स्टार्ट हो गया था। मतलब हिटलर जो था अकेला पर्सन जो था वो जर्मनी में पूरी तरह से राज कर रहा था, उसके हाथ में सुप्रीम पावर था।
व्हाट वुड हैव हैपेंड हैड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बीन स्ट्रांग इन जर्मनी। क्या होता अगर उस टाइम पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मतलब डेमोक्रेसी स्ट्रांग रहता तो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं अपना जो ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे अगर डेमोक्रेटिक चलता तो वहां के जो लोग हैं उनके बीच में इनकन्वीनियंस होता ही नहीं, राइट। और वहां पे डेमोक्रेसी की वजह से लोग भी जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां का जो एनवायरमेंट रहता है वो हेल्दी रहता है। ओके, आगे देख लेते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द राइज ऑफ ऑटोक्रेटिक रेजिम्स। क्या बताया गया है, हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि जो है ऑटोक्रेटिक रेजिम्स जो है वो ना हो। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, एक ही है इसका आंसर, वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाना जरूरी है। ओके, कहीं पे भी ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियलशिप जो है देना नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है चलाना चाहिए। समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? द लीग ऑफ नेशन वॉज इस्टेब्लिश टू प्रिवेंट वॉर। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कोई वॉर ना हो, बट इट फेल्ड। हमने पढ़ा अब भी कि वो जो है फेल हो गया था टू अवॉइड वॉर, मतलब वॉर्स को रोक नहीं पाया था। व्हाट मेजर शुड बी द लीग हैव टेकन टू प्रिवेंट वॉर। क्या बताया गया है, क्या ऐसा चीज करना चाहिए था लीग ऑफ नेशन ने कि वॉर नहीं हो पाता। तो मैं आपको बता देता हूं, लीग ऑफ नेशन को जो है स्ट्रिक्ट होना मांगता था। पहले के टाइम पे जो लीग ऑफ नेशन बना था उसको ज्यादा अथॉरिटीज नहीं थे, ज्यादा पावर थी नहीं। ओके, तो क्या हो गया था, इसके वजह से लोग जो है निग्लेक्ट कर रहे थे और वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। ओके, अभी जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास इतना पावर है, अगर वो कोई कंट्री जो है उसके रूल जो है डिसफॉलो करता है, मतलब अनफॉलो करता है, तो वहां पे जो है वो कंट्री में स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है पूरी तरह से बंद कर दिया जा सकता है। साथ ही साथ उसको जो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबरशिप है, टीम है, उससे दूर कर दिया जा सकता है, निकाल दिया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है आज, उस तरह से लीग ऑफ नेशन के पास पहले के टाइम पे नहीं था। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या बताया गया है, देख लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज फॉट बिटवीन 1939 एंड 1945। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कब हुआ था स्टार्ट, 1939 को, और खत्म हुआ था 1945 को। समझ में आ गया गाइस आपको? इट प्रूव टू बी फार मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या बताया गया है, ये फार मोर डिस्ट्रक्टिव मतलब और ज्यादा भयानक और ज्यादा नुकसानदायक। ओके, ये और ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अगर कंपेयर करें तो इसका जो नुकसान था वो एक्सट्रीम पोजीशन पे था। देख लेते हैं क्यों। नॉट ओनली वॉज इट मोर वाइड स्प्रेड कंपेयर टू द फर्स्ट। क्या बताया गया है, पेज नंबर 59 पे देख लेते हैं गाइस। तो क्या बताया गया गाइस, देख लेते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 1 से ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 से ज्यादा फैला था ये वॉर। ओके, इसके डिस्ट्रक्टिव जो थे, मतलब इससे जो हालत खराब हुई थी, मतलब इसके जो बैड इंपैक्ट थे वो बहुत ही ज्यादा फैल गए थे। बट ऑल्सो मोर एडवांस टेक्नोलॉजी वॉज इम्प्लॉयड इन दिस वॉर। क्या बताया गया है, और भी ज्यादा क्या बताया गया है, टेक्नोलॉजी जो है वो एम्प्लॉय किया गया था इस वॉर में, मतलब इस वॉर में यूज किया गया था। जैसे कि आपको पता है डेवलपमेंट होता रहता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद डेवलपमेंट हो के न्यूक्लियर वेपन्स बने थे। ओके, न्यूक्लियर वेपन्स बनने की वजह से क्या हुआ था, अच्छे अच्छे जो वेपन्स बन चुके हैं अभी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया था। तो समझ में आ सकता है आप लोगों को किस तरह से क्या हुआ था, डिजास्टर हुए रहेंगे, मतलब किस तरह से लोगों ने जो है तबाह किया रहेगा दुनिया को। ओके, आगे देख लेते हैं। कंट्रीज which took place in the second world war once again faced the situation of economic crisis। क्या बताया गया है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था हमने पढ़ा था कि जिस कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था उनको क्या हो गया था, इकोनॉमिक फॉल हो गया था, मतलब इकोनॉमिकली वो एक्सप्लॉइट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, राइट। लेकिन साथ ही साथ क्या बताया गया है, फिर से जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था उनका भी इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, उनका भी जो है उनको भी फेस करना पड़ा था इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, मतलब उनका भी जो इकोनॉमी है पूरी तरह से रुक गया था। समझ में आ गया गाइस आपको? आगे देख लेते हैं। लेट्स राइट क्या बताया गया, देख लेते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1939 एंड 1945। ये हमको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, 1939 को, और खत्म हुआ था 1945 को। What events were unfolding in India during this period? क्या बताया गया है, क्या इवेंट्स चल रहे थे उस समय इंडिया में। ओके, क्या इवेंट्स स्प्रेड हुए थे इंडिया में एट दैट टाइम, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। तो इसका आंसर जो है आपको पता करना है गाइस, आप लोग पता कर लीजिएगा। फिर भी मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, यही क्वेश्चन है कि इफेक्ट क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंडिया में। तो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी सेम सिचुएशन ही हुआ था। ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन ने इंडिया को भी, इंडियन सोल्जर्स को भी पार्टिसिपेट करने लगाया था। इसी वजह से अब देखिए जो भी नुकसान होगा, जो भी लॉस होगा, वो ब्रिटेन कहीं ना कहीं से तो वसूलेगा ही, मतलब कहीं ना कहीं से तो कंप्लीट करेगा ही अपना लॉस जो है, डेवलपमेंट फिर से जो है, जो भी मतलब लोगों का जिंदगी गया था, जो भी प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, जो भी चीजें टूटी थी, उनको बनाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो वसूल कहां से होता था? इंडिया से होता था। ओके, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई बढ़ गई थी। ओके, और इसी तरह से आगे और भी हुआ रहेगा गाइस, आप लोग पता लगा लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट टॉपिक की ओर देख लेते क्या बताया गया है। कंट्रीज इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी देखिए कौन सी कंट्रीज जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हुई थी। एलाइड पावर और एक्सेस पावर। ओके, एलाइड पावर में कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे दिया गया है? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका, ये सब एलाइड पावर थे, मतलब इनका एक ग्रुप था। साथ ही साथ एक्सेस पावर, इनका जो अपोजिट पोजीशन था, मतलब जो अपोनेंट थे इनके, उनमें कौन से कंट्रीज थे? जर्मनी, जापान और इटली। ओके, तो ये सब कंट्रीज जो है इनके बीच में क्या हुआ था? इनके बीच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके भाई, समझ में आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या बताया गया है। अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अमेरिका जो था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब बहुत ही ज्यादा मेन जो काम था वो अमेरिका का था। इट हैड मैन्युफैक्चर्ड न्यूक्लियर वेपन्स। क्यों था मेन काम? क्योंकि अमेरिका ने जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए थे। आपको पता रहेगा ये चीज, न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे रहते हैं कि अगर कहीं पे गिर गए तो वहां का पूरा जगह, मतलब एक न्यूक्लियर वेपन से, मतलब सॉरी एक नहीं, ऐसी न्यूक्लियर वेपन से अर्थ जो है, बहुत सारे अर्थ जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, न्यूक्लियर वेपन्स पे इतना ताकत रहता है। ओके, समझ में आ गया आपको? आगे देख लेते हैं। in order to end the war it dropped 2 nuclear weapons on 2 cities of Japan। क्या बताया गया है? अमेरिका जो है वॉर रोकना चाहता था, इसलिए रोकने के लिए अभी क्या किया अमेरिका ने? 2 न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो जापान की सिटीज पे डाल दिए गए थे। गाइस होप ये आपको पता होगा, हिरोशिमा एक सिटी है और नागासाकी एक सिटी है। ओके सॉरी गाइस, आपको ये पता होगा, हिरोशिमा एक सिटी है और नागासाकी एक सिटी है, राइट? ये जापान में है और ये सिटीज पे क्या कर दिया था? न्यूक्लियर वेपन्स डाल दिए गए थे। हिरोशिमा पे कब डाला गया था? 6 अगस्त को, और नागासाकी पे कब डाला गया था? 9 अगस्त को। ओके, 1945 की बात हो रही है रिस्पेक्टिवली। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द डिफीट ऑफ जर्मनी। क्या बताया गया है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कैसे एंड हुआ था? विद द डिफीट ऑफ जर्मनी इन यूरोप। मतलब यूरोप में जो जर्मनी था, जर्मनी ने हार मान ली थी। ओके, जर्मनी जो क्या कर रहा था? वॉर कर रहा था, उसने हार मान ली थी, सरेंडर कर दिया था। एंड ऑफ जापान इन एशिया, और एशिया में जो जापान था उन्होंने क्या कर दिया? हार मान लिया था। ओके, मतलब इन्होंने हार मान ली थी पूरी तरह से, डिफीट हो गए थे लोग। Among the many events that took place in the world war after the second world war was beginning of the cold war। क्या बताया गया है? उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारी इवेंट जो है वो स्टार्ट हुए थे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीजें हुई थी। उनमें से जो है यादगार जो है वो चीज है कोल्ड वॉर। ओके, तो कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, क्या बताया गया एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कोल्ड वॉर जो था वो, कोल्ड वॉर क्या होता है ये भी बता दूंगा मैं आपको। और कोल्ड वॉर सबसे लॉन्ग पीरियड था, 1945 से 1991। देखिएगा, इस 45 से 91 तक का पीरियड पूरा टाइम क्या चला था? कोल्ड वॉर चला था। इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, ये एक लॉन्ग पीरियड है कोल्ड वॉर का। लेट अस टेक स्टॉक ऑफ अ न्यू चेंज इन दिस पीरियड। अभी देखते हैं क्या चेंजेस हुए थे अपना कोल्ड वॉर के बाद में, क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या चेंजेस टुक प्लेस हुए थे वो देख लेते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। कोल्ड वॉर के, अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। अमेरिका और सोवियत यूनियन, अमेरिका को शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं यूएसए, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, तो आगे देख लेते क्या बताया गया है। ये दोनों के बीच में हु वर अलाइज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये दोनों, अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग ने अलाइड पावर देखा था, क्या था? सोवियत यूनियन भी था और अमेरिका भी था, राइट? ये दोनों जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ चल रहे थे, मतलब साथ लड़ रहे थे। बट क्या हुआ उसके बाद देख लेते हैं। बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, America and the Soviet Union who were allies in the Second World War become competitors as soon as the war got over। क्या बताया गया है? ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो साथ में थे वो भी कॉम्पिटिटर्स बन गए थे, मतलब आमने सामने आ गए थे जब वॉर ओवर हुआ था, मतलब वॉर खत्म हुआ था। द कोऑपरेशन बिटवीन देम गेव वे टू राइवलरी। जो भी कोऑपरेशन था, जो भी मतलब वो लोग के अंदर था, उसके वजह से एक राइवलरी स्टार्ट हो गया। राइवलरी मतलब कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ालू भेदभाव स्टार्ट हो गए थे। ओके, मुझे बदला लेना है ऐसा। दिस राइवलरी ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ 40 to 45 ईयर्स।
ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्या बताया गया, ये राइवलरी जो था ये 40 से 45 ईयर्स तक चला था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मतलब इंटरनेशनली इसकी बातचीत होती थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसकी हमेशा मुद्दा उठता था। ओके, 40 से 45 ईयर्स तक ये चला था। There was no open war between these two countries। देखिए कोल्ड वॉर मतलब एक्चुअल वॉर नहीं होता है, कोई भी ओपन वॉर नहीं हुआ था, बट देयर वाज सच टेंशन इन देयर रिलेशंस। क्या था देख लेते हैं। देखिए ओपनली वॉर नहीं हुआ था, लेकिन उनके रिलेशंस के बीच में टेंशंस क्रिएट हुए थे, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था कि कभी भी वॉर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल वॉर ये टाइम पीरियड में हुआ नहीं था, इसलिए इसको कोल्ड वॉर नाम दिया गया है। ओके, लेकिन ऐसा टेंशन रहता था, ऐसा सिचुएशन रहता था कि वॉर कभी भी हो सकता है। क्या बताया गया देख लेते हैं। दैट इज सीम दैट अ वॉर वुड इरप्ट एनी टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया वॉर जो है कभी भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज नो एक्चुअल वॉर। देखिए कॉन्सेप्ट जो है वर्ल्ड वॉर का वो क्या, सॉरी कॉन्सेप्ट जो है कोल्ड वॉर का वो क्या है कि ऐसा कंडीशन जहां पे एक्चुअल वॉर नहीं होता है, एक्चुअल वॉर नहीं हुआ था, बट देयर आर सच टेंशन इन द सर्कमस्टेंसेस। क्या बताया गया, बट वहां पे कुछ टेंशन रहते हैं, मतलब वैसा पीरियड रहता है, वैसा टाइम रहता है, वैसा सिचुएशन रहता है। सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन रहता है कि वॉर कभी भी हो सकता है। दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर, मतलब वहां पे ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ऐसा पर्सन मतलब ऐसा कंट्री जो है कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वॉर क्रिएट होने के लिए। ओके, इन दैट पीरियड अमेरिका वॉज ऑलरेडी अ सुपर पावर। क्या बताया गया है, उस टाइम पे अमेरिका, देखिए अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए थे, तो अमेरिका जो है सुपर पावर बन चुका था, मतलब अमेरिका से कोई भी कंट्री जो है झगड़ा करने के लिए, वॉर करने से पहले 100 बार सोचता था, क्योंकि अमेरिका जो है न्यूक्लियर वेपन्स लेके चल रहा था। बट द सोवियत यूनियन ऑल्सो ट्राई टू बिकम अ सुपर पावर। लेकिन जो सोवियत यूनियन था उसने भी ट्राई क्या किया था, वो भी सुपर पावर बनने का ट्राई कर रहा था बाय मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब वो भी ट्राई कर रहा था न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, एंड बाय इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री माइट, और मिलिट्री माइट को इंक्रीज करने के साथ साथ, मतलब मिलिट्री माइट मतलब होता है मिलिट्री पावर, मिलिट्री को भी बढ़ाने का कोशिश चल रहा था। द स्ट्रगल फॉर पावर, अब देखिए जो भी स्ट्रगल चल रहा था, जैसे कि अमेरिका जो है सुपर पावर था, उसी टाइम पे सोवियत यूनियन के बीच में और अमेरिका बीच में स्ट्रगल चल रहा था पावर से रिलेटेड। आर्म्स रेस, आर्म्स रेस मतलब क्या होता है, वेपन पावर, दोनों के बीच में ये चीज का भी ध्यान रखा जा रहा था, मतलब सुप्रीम माने जा रहे थे किस बेसिस पे कि किसके पास ज्यादा ताकतवर, ज्यादा नुकसान देने वाले वेपन है। ओके, वेपन रेस उसको बोला जाता है। डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज, डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज मतलब दोनों का आइडियाज, अभी देखिए दो कंट्रीज है, दोनों का आइडियाज सेम नहीं होगा। ओके, तो आइडियाज भी जो थे वो डिफरेंस थे, उनके अंदर भी डिफरेंस था। एटीट्यूड ऑफ चेकमेटिंग ईच अदर बाय स्ट्रेटजीज, एटीट्यूड मतलब ऐसा प्लान करना, ऐसा चीजें प्लान करना कि एक दूसरे को चेकमेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कब हराए, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए जाते थे। एंड काउंटर स्ट्रेटजीज, काउंटर स्ट्रेटजीज मतलब एक कंट्री ने स्ट्रेटजी बनाया तो दूसरा कंट्री जो है उसको काउंटर करते हुए, मतलब उसके एक कदम और आगे बढ़ते हुए और स्ट्रेटजीज बनाता था। ओके, ऐसी सब चीजें जो है बन रही थी, ऐसी सब चीजें जो हो चुकी थी, एंड गेव राइज टू कोल्ड वॉर, और इसी वजह से ये कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गया गाइस आपको? होप सो गाइस आपको मेरा जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है गाइस तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो और आपको पूरा समझ में आ गया होगा गाइस तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।